Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is linear algebra and its application. कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे जी। तो मिड टर्म का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ? जी मुझे तो पता चल गया है कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैंने देखा आपके पेपर्स चेक किए। ऑब्जेक्टिव में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की और मुझे समझ नहीं आई क्यों। हो सकता है आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं अच्छी तरह से लिए या डेफिनेशंस याद नहीं की या समझ के नहीं की। पेपर तो वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है और अब आपने फ़र्दर कैसे प्रिपेयर करना है अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशंस मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में डेफिनेशंस आपकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे पेपर में एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफ़ाइन करना भी आ सकता है। सिलेबस आपका बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का, लेकिन जो करना है आपने वो अच्छी तरह से समझ के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सके। तो क्वेश्चन से पहले जो आप टॉपिक कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही टॉपिक आप लोगों का चल रहा था ना जी। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि रेकमेंडेड बुक्स आपसे शेयर की थी, आप उनमें से कोई सी भी बुक डाउनलोड करके उसे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आपने SM यूसुफ की बुक जो है मैथमेटिकल मेथड, पहले आप लोगों के पास जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपके पास बुक थी कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री SM यूसुफ की। अब आपने मैथमेटिकल मेथड जो बुक है वो भी ले लेनी है और उसका जो चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पहले किया और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अब कर रहे हैं। 3, 4 और 5 ये 3 चैप्टर्स हैं जस्ट, वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। उसके अलावा आपके साथ एक ऐप शेयर की थी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास अब है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे दोबारा डाउनलोड कर लें और उस ऐप पे आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस के, और बाकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप उसकी भी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो भी आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट है, सिलेबस के कंटेंट्स हैं वो सारे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। और अभी जो मैं आपको लेक्चर्स में करवा रही हूँ उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे एक तो सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू फॉरेन ऑथर बुक्स जो SM यूसुफ की बुक है उसे समझना इस सब्जेक्ट के लिए आसान है। वैसे ये ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसमें बाज़ क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट के लिए जो है उसको फॉलो करना मच बेटर है दूसरी बुक से। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 3 इक्वेशंस का एक सिस्टम दे दिया है। यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उनकी वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप उन वैल्यूज़ को, यानी x1, x2, x3 की जगह जो आपका आंसर है उसको पुट करें तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब उसकी लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आ जाए। तो ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया, आपने जस्ट अपने आंसर को x1, x2, x3 की जगह पर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना है। अगर वो सेटिस्फाई होती है, लेफ़्ट और राइट साइड उसकी इक्वल होती है, इट मीन्स ये सोल्यूशन जो है आपका, जो आपका आंसर है वो ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है चेक करना कि विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पूरा। ठीक है, आपने उसको सॉल्व करके नहीं चेक करना कि उसका क्या आंसर आता है। आपने जस्ट वो जो आपके 4 ऑप्शंस हैं उनको इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें, जिसमें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही उसका सोल्यूशन होगा। और आप देख लीजिएगा, आप जो आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि आप
कि जो भी सिस्टम की इक्वेशंस होंगी 3 या 4 या जितनी भी हैं, आपका आंसर उनको सेटिस्फाई करता होगा। और अगर किसी सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो हम उसे यूनिक सोल्यूशन भी निकल सकता है और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस भी निकल सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी सिस्टम का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट होता, तो अगर किसी सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है तो हम उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं? कंसिस्टेंट। और जिसका नहीं किया जा सकता उसे इनकंसिस्टेंट। ये सब डेफिनेशंस जो हैं आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैंने डिस्कस की थी। मैं रिवाइज़ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दरमियान में वेकेशंस आ गई, गैप आ गया। उसके अलावा होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये इक्वेशंस की जो राइट साइड में नंबर्स आ रहे हैं 4, 2 और 5, अगर ये नंबर्स नॉन ज़ीरो हैं जैसा कि यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम, राइट। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, AX इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ज़ीरो आ जाते हैं यानी राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाती हैं, सारी की सारी, कोई एक आध नहीं, सारी की सारी अगर ज़ीरो हो जाती हैं तो हम ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का जो होमोजीनियस सिस्टम का भी सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है और नॉन होमोजीनियस का, और ये भी हो सकता है कि दोनों का नहीं, लेकिन सोल्यूशन फाइंड ना किया जा सके। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम में एक डिफरेंस है कि अगर आप वेरिएबल्स की जगह 0 0 0 डाल दें तो आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई होती ही होती है, तो आपकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो होमोजीनियस सिस्टम का जो एक सोल्यूशन जो लाजमी फाइंड होता है वो होता है 0 0 0, यानी x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो। उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल मतलब ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आप सोल्यूशन निकालते हैं, जो 0 0 के अलावा निकालते हैं सोल्यूशन, उसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन समटाइम्स फाइंड आउट हो जाता है, समटाइम्स इन्फिनिट सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाते हैं नॉन ट्रिवियल, और समटाइम्स नहीं भी। आप कहते हैं कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और सिस्टम जो आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। 3 वेरिएबल्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं। तो अगर वेरिएबल्स की और इक्वेशन की तादाद बराबर हो तो आपका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम आपने लिखा, अब आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और साथ उसके ऐड कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स। यानी जो आपका सिस्टम है, अगर आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं AX इज़ इक्वल टू B, वेयर A इज़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट वैल्यू हैं उनको लिख कर बनाया जाता है, और B इज़ द कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स। और इन दोनों को मर्ज करके जो हमारा मैट्रिक्स बनता है AB, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आप देखें कि कोफिशिएंट्स है ना, 2 1 5 3 -2 2 5 -8 -4, इन्हें लिख लिया, और साथ जो है कॉलम हमने उसका भी डाल दिया कांस्टेंट वैल्यूज़ का 4 2 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, वैसे काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं लेकिन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि आप इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर इसका सोल्यूशन निकालें। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आप पे हो, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं, तो आपने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लाना है, क्योंकि रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आपकी वर्किंग थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एचेलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म क्या है कि हर सक्सेसिव रो में पिछली रो से ज़ीरो ज़्यादा हों और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो 1 हो, और इसके अलावा जहाँ पर वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1 मौजूद है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो हों। तो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, राइट। और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है और अभी काफ़ी ज़्यादा होगी भी, क्योंकि आगे इन्वर्स वगैरह भी आपने इसी मेथड से निकालना है, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है और कैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम से कम होगी। तो ये आपके पास ऐसे आपने रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है AB, इसको आपने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लाना है। रिड्यूस एचेलन फॉर्म का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 हो और 1 हो,
नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 हो। तो सबसे पहले ये जो 3 है सेकंड रो में, मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूँगी और उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर दूँगी, R2 माइनस R1। यहाँ पे स्टेप में देखें, R2 माइनस R1 जब आपने किया तो आपकी सेकंड रो ये बन गई, बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ लिख दी। अब आपकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मैं इसको चेंज करके पहली रो बना दूँगी, और मैट्रिक्स में आप इजीली ये कर सकते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। अब आपकी फ़र्स्ट रो जो है उसका पहला एलिमेंट 1 है। अब आपने अगला काम आपका क्या है कि इस 1 के नीचे जो 2 रोज़ हैं, उसको इस कॉलम में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो होना चाहिए। उसको ज़ीरो करने के लिए वही मेथड है कि 2 है, 2 ज़ीरो कैसे होगा, अगर हम -2 कर दें तो आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे सेकंड रो में से। इसी तरह थर्ड रो का 5 आपने ज़ीरो बनाना है, आप फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में से माइनस कर देंगे। और सिर्फ ये जो आपने प्रोसीजर करना है पूरी की कंप्लीट रो पे करना है, मेक श्योर कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जी। इस स्टेप में हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है उसमें पहला एलिमेंट है 1 और उसके नीचे बाकी ज़ीरोज़ हैं। वेरी गुड। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि जो 7 और 7 है ज़ीरो के बाद, इनको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए दोनों रोज़ को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर दें, या अभी एक रो में किया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब एक रो में कर दिया, ठीक है। ये आप दोनों रोज़ में से भी कर सकते थे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों रोज़ को 7 से डिवाइड कर दें और बाद में माइनस कर दें तो भी आपका, आप चेक कर लीजिएगा, बेशक आपका आंसर ठीक आएगा। रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ना आपका आंसर सेम आता है, ये डिफरेंट नहीं होता। एचेलन फॉर्म का डिफरेंट हो सकता है, समटाइम्स एचेलन फॉर्म में आपने एक आध स्टेप ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया। एचेलन फॉर्म का मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एचेलन फॉर्म जो है वो समटाइम्स आपका आंसर और बुक का आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में नहीं होता। राइट, तो अब सेकेंड रो को 7 से डिवाइड कर दिया। अब अगला काम आपका ये है कि आपने इस 1 जो सेकेंड रो में 1 है, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 + 3R2 एंड R3 - 7R2। इससे हमारे इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। और ये देखें, ये आपके पास आ गया 1 0 13/7, और ये आपके पास फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? अब ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म नहीं है क्योंकि इधर एक 7 है जिसे आपने 1 करना है, लेकिन आपकी वर्किंग यहीं पे स्टॉप होगी। सिंस रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर ना हो तो सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कैसा सिस्टम है? ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और रैंक ऑफ ए क्या है इस टाइम यहाँ पर? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन मैट्रिक्स ए। अगर हम वो जो मर्ज किया था कॉलम, उसको बाहर निकाल के सिर्फ 3/3 का अपना मैट्रिक्स देखते हैं तो उसका रैंक है 2। लेकिन अगर हम पूरे मैट्रिक्स ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखते हैं तो उसका रैंक है 3, और ये दोनों बराबर नहीं है। सो दैट इज़ वाई सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कैसा सिस्टम है? ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। राइट, ये जो क्वेश्चंस थे इस टाइप के पहले भी लास्ट लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन आज करवा दिया। अब इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा हैव द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशंस। होमोजीनियस सिस्टम है, राइट, क्योंकि इसकी राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो 0 है। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके लिए? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और फाइंड दी सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। तो सिस्टम को आप लिख लेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बना लेंगे। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या है? ए इज़ इक्वल टू ए 1 - लैम्डा। अब आपने इसे रिड्यूस करना है एचेलन फॉर्म में, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। और रिड्यूस एचेलन फॉर्म के लिए, क्योंकि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो वो 1 आना चाहिए, इसलिए आप रोज़ को इंटरचेंज कर लेंगे। रोज़ को इंटरचेंज किया, अब जो 1 है उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए।
तो फर्स्ट रो को 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और ये आपके पास आ गया. For non-trivial solution, rank of A is less than 2. Right? Rank of A is less than 2. अगर रैंक ऑफ ए लेस देन 2 होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए 1 होना चाहिए. इसका मतलब जो लास्ट आपका एलिमेंट है सेकेंड रो का उसको 0 होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा. वैल्यूज़ को सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व किया और तो लैम्डा की वैल्यूज़ आपके पास आ गई 0 एंड 2. नाउ पुट लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 इन ए एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज़ x1 plus x2 is equal to 0, x2 is equal to minus x1. For lambda is equal to 0, non-trivial solution is x2 is equal to minus x1. अब x1 की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ लेकर आप इसके इन्फिनिट जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें x1 और x2 की वैल्यू 0 0 हो और इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ट्रिवियल की. नॉन ट्रिवियल में कम से कम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नॉन ज़ीरो आनी चाहिए और वो आपके पास आ गई. नाउ पुट लैम्डा इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि लैम्डा की दो वैल्यूज़ आई थी, दोनों को पुट करना है. आपने पुट किया, आपके पास आ गया 1 माइनस 1 और 0 0. एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज़ x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0 और x2 इज़ इक्वल टू x1. राइट. तो अब फॉर लैम्डा इज इक्वल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज x2 इज इक्वल टू x1 और x1 इज़ आर्बिट्रेरी. तो बस यही आपने फाइंड आउट करना है. आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बता दिए कि इसके कितने निकल सकते हैं. x2 इज़ इक्वल टू माइनस x1. अब आप x1 की कोई भी वैल्यू लें, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा? 1 और माइनस 1, 2 और माइनस 2, 3 और माइनस 3. इन्फिनिट आ गया ना आप. और आप चेक कर लीजिएगा, आप ये वैल्यूज़ डालेंगे, आपका सिस्टम जो है सेटिस्फाई होगा. इसके अलावा आपके सोल्यूशंस और कौन से हो सकते हैं? 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3. तो दे आर इन्फिनिट मैनी मोर सोल्यूशंस हैं. नॉन ट्रिवियल हैं क्योंकि 0 के अलावा हैं और ये इन्फिनिट भी हैं. तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है. होमोजीनियस सिस्टम कैसा होता है, इन्फिनिट सोल्यूशंस का क्या मतलब है, यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक यूनिक आ जाता है होमोजीनियस सिस्टम का. ट्रिवियल सोल्यूशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है, वो तो होता ही है. इसके अलावा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी होते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. इसमें भी आपने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं. तो 3 माइनस लैम्डा x1 माइनस x2 प्लस x3, x1 माइनस 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x3 इज़ इक्वल टू 0. गिवन सिस्टम इज़. उसके बाद आपने मैट्रिक्स ले लेना है कोफिशिएंट्स का. अच्छा, आपने एक और चीज़ यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर जो है ना कोफिशिएंट का जो हमने मैट्रिक्स लिया, सिर्फ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिया, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम में वो लास्ट वाला जो है वो 0 0 ही आ जाता है. ठीक है. तो वो उसमें आप कोई रो ऑपरेशंस करते हैं, चेंज ही नहीं कोई आता है, इसलिए वो नहीं हम लोग लेते, हम सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं. ठीक है. लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो फिर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है. अब आपने इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस एचेलन फॉर्म में, और उसके लिए आपका फ़र्स्ट एलिमेंट 1 आना चाहिए. तो आप क्या करेंगे, आप या सेकंड रो को फ़र्स्ट रो बना लेंगे या थर्ड रो को. तो ये आपकी चॉइस है. हाँ, वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी पर आंसर आपका सेम ही आएगा उसके बाद. तो यहाँ पर थर्ड रो को मैंने किया क्योंकि उसके लिए आसान था, उसमें 2 1 थे, एक 1 था और एक -1 था. तो R13 यानी फ़र्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया. जी. तो अब आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसे आपने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलन फॉर्म में. उसके लिए आपके पास फ़र्स्ट कॉलम में नीचे 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए. ये प्रोसीजर आपने किया, आप फेमिलियर हैं इससे कि सेकंड रो में से फ़र्स्ट रो माइनस कर दी, थर्ड रो में माइनस करने के लिए आपने पहले उसको 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया ताकि 0 हो जाए, और बाकी जो रो पे जो चेंजेस आते हैं वो एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देना है. बट मेक श्योर कि आपकी मिस्टेक ना हो, इसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं. तो कैलकुलेशंस जो है ना वो ध्यान से करनी है आपने.
अब क्योंकि 1/λ से R2 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप करना चाहते हैं उसको 1 बनाना चाहते हैं सेकेंड रो में, तो 1/λ R2 कर दिया। अब थर्ड रो में ज़ीरो बनाना है, उसके लिए आपने थर्ड रो से सेकेंड रो जो है वो -R1 + R2 कर दिया, और R3 + λ - R2, क्योंकि जहाँ सेकेंड रो का 1 है उसके ऊपर और नीचे आप ज़ीरो बनाना चाहते हैं, इसलिए आपने फ़र्स्ट रो और सेकेंड रो को डील किया, और ये आपकी रिड्यूस एचलन फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली आई, अभी पूरी नहीं आई, क्योंकि जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट है वो भी 1 होना चाहिए, लेकिन वो 1 नहीं करना हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें जो लास्ट रो है वो ज़ीरो चाहिए, 0 0 0, तो ये ज़ीरो होनी चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि ये किस लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ज़ीरो हो जाएगी। तो -λ² + 5λ - 4 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, λ = 1 और 4 आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आती है आपको, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लैम्डा की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई, 1 और 4। अब बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करके आपने जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेंगे उन्हें बताना है। अब लैम्डा की जगह 1 पुट करना है, इसी ये जो आपका फाइनल आपका सोल्यूशन मैट्रिक्स आया ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिड्यूस एचलन फॉर्म में, हाँ जी, उसमें आपने लैम्डा की जगह 1 पुट करना है, तो फिर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 1 0 1 1 और 0 0। अब इसको आप सॉल्व करें, x1 = 1 एंड x1 + x3 = 0, x2 + x3 = 0, क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, इसलिए इस तरह से है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x1 = -x3 एंड x2 = -x3, वेयर x3 इज़ एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब x3 की कोई सी भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के लिए आपके पास या आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। राइट नाउ पुट λ = 4। अच्छा, इसके सोल्यूशन कैसा होगा अगर मैं आपसे कोई एक सोल्यूशन आपसे पूछूं, x1 = -x3, x2 = -x3, मैं आपसे x3 कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू, मैं आपसे कहती हूँ x3 जो है आपका 2 है, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा? जी, आपका 3 वैल्यूज़ का सोल्यूशन होगा, विच इज़ 2 या -2 -2 और 2, राइट, -2 और 2, 3 वैल्यूज़ का और आप ये वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करके देख लें, लैम्डा की जगह 1 डालें और इनकी जगह ये डालें, आपका आंसर सही 0 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी आपकी। आप चाहे चेक कर लें, और इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिट सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल। नाउ λ = 4, और सेम आपने उसी तरह से उसको सॉल्व करना है, और आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो निकाल लेने हैं। x3 जो है आर्बिट्रेरी वैल्यू है। इन केस λ = 0, अगर λ 0 हो तो फिर, क्योंकि λ वैसे 0 आया नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर 0 हो तो फिर आपके पास कैसा आ जाएगा सोल्यूशन, 1 -1 1 0 0 0 0 2 और -2। या आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो आपका सिस्टम था ना उसमें लैम्डा की जगह 0 पुट किया है, तो वो ये देख लें आप, ठीक है, ये था आपका सिस्टम। तो इसकी जगह आपने लैम्डा की जगह क्या पुट किया है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, 1 -1 1 0 0 0 और 0 2 और -2। और इसको सॉल्व किया आपने, सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज x2 - x3 = 0, x2 = x3, hence for λ = 0, non trivial solution is x1 = 0 and x2 = x3, where x3 is arbitrary। तो 3 केसेस आपके पास हो गए।
लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 के लिए भी आपने फाइंड आउट कर लिया, लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी किया और लैम्डा इज़ इक्वल टू 4 के लिए भी किया, क्योंकि पहले हमने सपोज़ किया था ना कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हो भी सकता है। अगर लैम्डा इज़ इक्वल टू हम 0 सपोज ना करते तो वहाँ पर वो लैम्डा जो था वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता और जो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और होती लेंथी, इसलिए आपने वहाँ पे सपोज़ कर लिया और बाद में अगर लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं और आपने इसमें जो है वो लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये मेरा ख्याल आपसे हो जाएगा। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड टू रिड्यूस द गिवन सिस्टम टू द रिड्यूस एचलन फॉर्म, indicating the operations you perform and determine the solution if any। यानी आपने गॉस जॉर्डन मेथड से इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। गॉस जॉर्डन मेथड कौन सा मेथड था? एक था, 2 मेथड्स आपने किए थे, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और एक गॉस जॉर्डन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ये था कि आप उसे एचलन फॉर्म में लेकर आते थे मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और फिर उसे आप बैक सब्स्टिट्यूशन करके सोल्यूशन निकालते थे। गॉस जॉर्डन मेथड, जो मेथड मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये नहीं कहा जाता कौन सा मेथड यूज़ करें तो आपने वो यूज़ करना है, वो क्या है कि आप इसे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो पहले भी हम इसी मेथड से क्वेश्चन कर रहे थे और अब ये स्पेसिफिकली उसने कह दिया कि आपने इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये सेम उन्हीं लाइंस पे जो जैसे 7 क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमने किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम देखें, क्या ये होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम? नॉन होमोजीनियस है। राइट साइड पे ज़ीरोज़ तो नहीं है ना, 6, 12 और 30 है। ठीक है, अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया आपने, ए बी इज़ इक्वल टू, मैं अब नहीं बताऊँगी बार बार कैसे बना है। तो उसके बाद आपने इसे रिड्यूस करना है रिड्यूस एचलन फॉर्म में। उसके लिए आपको 1 चाहिए, पहला एलिमेंट जो कि 6 है, उससे आपने 6 से डिवाइड कर दिया, सेकंड को 2 से डिवाइड कर दिया और 3 को, थर्ड रो को 5 से। अब ये देखें, ये चीज़ हमने पहले नहीं कभी की, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये अगर हम इसको 6 या 2 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वर्किंग को आसान कर देगा, क्योंकि कॉमन है ये नंबर्स इसमें। इसलिए आपने जो चीज़ आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपकी वर्किंग को आसान करेगी, आप करें। अगर इन दैट केस आप नहीं भी उसको वर्किंग आसान नहीं होती तो क्वेश्चन ये नहीं होगा कि गलत हो जाए, क्वेश्चन ही गलत होगा अगर आप सेम लाइंस पर चल रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ बस क्लियर होनी चाहिए कि रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, हर सक्सेसिव रो में प्रीसीडिंग रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए और हर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और उस कॉलम में भी बाकी सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो बस आप ये जहन में रखते हुए आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज़ आपके क्वेश्चन को आसान बना रही है। अब जैसे यहाँ पर कॉमन ही करा था, आपने सारी रोज़ को जो है उन नंबर से डिवाइड कर दिया ताकि नंबर्स छोटे हो जाए और आपकी वर्किंग जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। अब पहला आपका 1 है, वेरी गुड। दूसरा जो है वो क्या है, 1 और 2, इनको आपने क्या करना है, ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए आपने इसको फर्स्ट रो में से माइनस करना है, इस तरह से माइनस कर, फर्स्ट रो को इसमें से इस तरह से माइनस करना है कि आपके दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं। दैट्स इट। अब आपने ये कर दिया, बाकी जो रो में चेंजेस आए वो ऐसे ही आए। अब सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, -1, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा हाँ, ये नीचे हमारे पास सच 1 है तो हम उसको रो को भी चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस उधर से कॉमन ले लेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करके देख लें। ठीक है, अब थर्ड रो का जो एलिमेंट है उसको 0 होना चाहिए, तो थर्ड रो को सेकेंड रो में ऐड कर देंगे और ये देखें आपके पास ऑगमेंटेड आ गया मैट्रिक्स, रिड्यूस एचलन फॉर्म आ गई। अभी नहीं आई क्योंकि अभी -5 और -1 मौजूद है। सबसे पहले -5 को 1 बनाएंगे और फिर सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर देंगे और आपके पास ये
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलन फॉर्म में आ गया। अब आपने सॉल्यूशंस निकाल लेना है आराम से। x1 इज़ इक्वल टू 5, x2 इज़ इक्वल टू 11/5, x3 इज़ इक्वल टू -9/5. Since matrix A is non-singular, so unique solution exists and solution is right. अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर हों और A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आपका सॉल्यूशन यूनिक होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? जी हाँ, ये होमोजीनियस सिस्टम है। इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आपने अगर इसका कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि जो होमोजीनियस है उसके लिए ऑगमेंटेड लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो 0 0 ही रहना है और उसमें कोई चेंज नहीं आना। तो हम सिर्फ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिया, उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, रो ऑपरेशंस, वो उस पर अप्लाई किए और ये देखें आपके पास ये लास्ट रो जो है वो 0 0 आ गई। अगर ये 0 0 आएगी तो आपका जो है सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट टू, आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 0। Hence infinite solution of given system are x1 is equal to -x3, x2 is equal to -2x3, where x3 is arbitrary। अच्छा, अगर ये लास्ट रो 0 ना हो, हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है 1 आ जाए, तो फिर क्या होगा? अगर जो थर्ड एलिमेंट है आपका 1 आ जाता है तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, क्योंकि जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है तो 0 0 है, यानी x3 भी 0, x2 भी 0, x1 भी 0। तो नॉन ट्रिवियल के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो लास्ट वाली थर्ड रो है ये आपकी 0 0 होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछले आपके क्वेश्चन थे जिसमें हम लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे थे और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो लास्ट रो है वो हमारी 0 होनी चाहिए। इसीलिए वो जो लास्ट पे एलिमेंट आ रहा था उसको हम 0 के इक्वल पुट करके लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल रहे थे। अदरवाइज़ अगर वो 0 नहीं करते तो फिर तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा कि सारी वैल्यू 0 है, और वो तो है ही, वो तो आपको भी पता है, इनको भी पता है। उन्होंने कहा कि आप अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो निकालें। जी टाइम आपका 3 मिनट्स हो गए हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते। जी ये क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह करना है जैसे सॉल्व आपने इसको करना है, और ये नॉन होमोजीनियस है तो इसलिए आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और अपने हाथ से, बल्कि आप नोट्स बनाएं। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की तो इट्स नेवर टू लेट, आप अब शुरू कर दें। आप जो फर्स्ट लेक्चर है उससे ऑनवर्ड आप डेफिनेशंस अच्छी तरह से करें और फिर उसके बाद आप साथ साथ तैयारी करना शुरू करें। और जो आपको लेक्चर से पहले या किसी भी टॉपिक से पहले जो डेफिनेशंस और थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, मैं पढ़ाती हूँ इस सब्जेक्ट में, तो उसको आपने अच्छी तरह से करना है, उसको याद करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो डेफिनेशंस क्लियर भी होंगी और आपको याद भी रहेंगी, और क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन जो है इसमें आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो सेम उन्हीं लाइंस पे जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जब आपने प्रोसीजर किया तो ये देखें आपका जो थर्ड रो है उसमें 3 0 आ गए, जब हालांकि आपको थर्ड एलिमेंट 1 बनाना था, लेकिन जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास वो 0 आ गया, यानी रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये
यानी एक आपको करवाया जिसमें यूनिक सोल्यूशन आ गया, एक आपको करवाया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, आपका होमोजीनियस सिस्टम था उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट किए। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे, इस तरह का करवा दूंगी। और ये 18 तक जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व ही सिस्टम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन इसका करवाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक उस पर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें। मेरे लेक्चर देने से नहीं आप लोगों को समझ आएगा जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन, बल्कि आप जब वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं ना तो साथ अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आप इन वीडियोस में हैं या इसके अलावा मैं आपको असाइन कर दूँगी कुछ क्वेश्चंस, वैसे तो आपके पास बुक्स हैं आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपका मेथड जो है वो क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।